यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा 18वीं सदी के शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ा इतना लोकप्रिय हो गया, इतनी उसकी डिमांड बढ़ने लग गई कि पूरे यूरोप में व्यापारियों में हलचल पैदा हो गई, इंग्लैंड के व्यापारियों में हलचल पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर इसी प्रकार भारतीय कपड़ा हमारे बाजारों में आता रहा तो हमारे कपड़े को खरीदेगा कौन। इस प्रकार हमारे व्यापार खत्म हो जाएंगे, हमारा जो रेशम, हमारी जो ऊन है, उनको खरीदने वाला पैदा नहीं होगा। वो घबरा गए, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि उनके पास रास्ता ही एक था कि भारतीय कपड़ों का विरोध करें। और जब आप भारतीय कपड़ों का विरोध करेंगे तो अपने व्यापार को बचा पाएंगे। उन्होंने वही किया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर 1720 में ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया, एक काला कानून पारित कर दिया। और इस कानून को भी संयोगवश कैल्को अधिनियम ही कहा जाता था। इस समय इंग्लैंड में नए नए कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय कपड़ा हमारे बाजारों में ना ज़्यादा ना कम, हमें किसी मात्रा में भी नहीं चाहिए, हमें पूर्णतः उसकी पाबंदी चाहिए। क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि इंग्लैंड में अगर कपड़ा बिकेगा तो उन्हीं का कपड़ा बिकेगा, भारत का कोई कपड़ा नहीं बिकेगा। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैल्को छपाई उद्योग को ही सरकारी संरचना में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना माड़ वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लग गए, क्योंकि भारतीय डिजाइनों का क्रेज तो था ही। तो उन्होंने कहा क्यों ना उनकी तरह नकल ही कर ली जाए। तो उन्होंने भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छाप रहे हैं। वो जो डिजाइन भारत से आनी चाहिए, जो भारत के लोग उस काम को करेंगे, उस काम को वह अपने यहां पर करने लग गए। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किया। स्प्रिंग जेनी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। तब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थीं, उसको स्पिन जेली कहते हैं। जिससे परंपरागत तकनीकियों से अलग तकनीकी के माध्यम से तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा जो कपड़ा बेहद कम कीमत में तैयार किया जा सकता था। भारतीय कपड़ा जो वहाँ से आता था वो महंगा होता था,
अब वो अपने यहीं सारी छपाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नई नई तकनीकी के माध्यम से कर रहे हैं, ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पर, तो कपड़े में जो छपाई और उन सबको मिलाकर कीमत काफ़ी कम हो गई। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। लोग उसकी डिमांड करते थे। अब आप ही हैं, अगर ये सोच लें कि हमें उस दुकान से कपड़े खरीदने हैं तो आप उसके अलावा किसी से नहीं खरीदेंगे, चाहे दूसरा कोई सस्ता दे, आप कहेंगे नहीं हम तो उसी से खरीदेंगे क्योंकि उसका कपड़ा बेहतर है। तो उसका जो क्रेज़ था भारतीय कपड़े का, वो 18वीं सदी तक रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारियां कंपनियां इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत जाकर चांदी के बदले में सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करते थे और उसी पैसे से कपड़ा खरीदते थे। तो इस प्रकार मैंने आपको यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़े के बारे में बताया। धन्यवाद।